नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको एवरी मॉर्निंग 6:30 AM देखने को मिलेंगे। आने वाले सभी एग्ज़ाम एसएससी, बैंक, रेलवे और बिहार एसएससी वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए आपके सूटेबल हैं। तो शुरू करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुछ और समिति है, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे देख लेते हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी खुले मतपत्र द्वारा मतदान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव का तरीका एक ही है, यानी दोनों के जो चुनाव होते हैं उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही यूज किया जाता है। इस प्रकार चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जो कि अनुच्छेद 64 के एवं अनुच्छेद 89 के तहत होते हैं। आगे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रथम डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से 1962 तक रहे। दूसरा जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है क्योंकि सदस्य नहीं होते हैं। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत, यानी कि जब बराबर वोट हो जाते हैं तो जो निर्णायक मत रहता है वो वोट देते हैं आपके उपराष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे ज्यादा किसके समान है? ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा, ऑप्शन बी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रूसी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा। यानी भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो सबसे ज्यादा समान होता है ब्रिटिश राजा के समान। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजा के सर्वाधिक समान है, ठीक है। आगे पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो कि उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 के तहत प्रावधान है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है, तथा जिसका प्रयोग हुआ है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेंगे। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। द्रौपदी मुर्मू जी अभी वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की बनी थी, मार्मा एस्टेला इसाबेल मार्टिनेज कार्टस डी पेरोन थी, ठीक है। तो दुनिया में पहली महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी थी? तो अर्जेंटीना में बनी थी। उनका नाम है मार्मा एस्टेला इसाबेल मार्टिनेज कार्टास डी पेरोन है थी, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए बेलगाम अधिवेशन 1934, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी फैजपुर अधिवेशन 1936। इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें भारत के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्तावों को पारित किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र जो कि 1931 में हुआ था, उसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। पहला अधिवेशन इसका हुआ था बम्बई में, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। यानी अध्यक्षता इसका जो थे कौन किए थे? बोमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और कांग्रेस के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो एओ ह्यूम को माना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसका अधिवेशन है, देखते हैं। जैसे पहला अधिवेशन हुआ था आपका बम्बई में, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में जो कि मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइमन कमीशन का गठन सर जॉन एल्सेब्रुक साइमन की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे, यानी साइमन कमीशन में टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। यह कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इसका गठन नवंबर 1927 में किया गया था। 1928 में फिर आए भारत। इस आयोग का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार की प्रगति का निरीक्षण करना, यानी भारतीय संविधान में कितना सुधार की प्रगति है उसका निरीक्षण करना था। साइमन कमीशन का दूसरा नाम था भारतीय सांविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको, स्कंदगुप्त ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी इन्हीं को बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे, यानी उन्हीं के काल में थे। इस कारण उसके समय को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे पॉइंट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, यानी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, और 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान भारत कब आया था, यानी किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब नामक व्यक्ति थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त, जो कि 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी पंचमढ़ी और ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी।
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि धूपगढ़। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो 1350 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। पंचमढ़ी जिसे सतपुरा की रानी कहते हैं, सतपुरा की रानी किसे कहते हैं तो पंचमढ़ी को कहते हैं के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक पर्वत है जो पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुजरात सुलेमानी पत्थर, चौक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। देखते हैं गुजरात राज्य के बारे में कुछ पॉइंट। जैसे गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था, जो कि महाराष्ट्र से अलग होकर बना था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था। राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, लूनी और साबरमती। राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, बेलाबदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान है वहाँ की, यानी गुजरात की। नृत्य वहाँ की है गरबा, जो कि नवरात्रि के समय मनाया जाता है। डांडिया ब्यास, जो कि देवी दुर्गा माता के सम्मान में मनाया जाता है। और झक कोलिया मछुआरों के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी 1977। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1972 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। इस उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में मेघालय दिवस मनाया जाता है, यानी 21 जनवरी को। यहाँ की कुछ भाषा है जैसे गारो, खासी तथा अंग्रेजी। राजधानी शिलोंग है, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय में मुख्यतः गारो, खासी एवं जयंतिया आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम यहीं अवस्थित है। नोकरेक नेशनल पार्क, बाल फकरम नेशनल पार्क, जो कि लाल पन्ना के लिए फेमस है, मेघालय में स्थित है। राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा उमरोई में है, जो कि शिलोंग से लगभग 35 किलोमीटर की दूर में है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ और ऑप्शन डी है पोलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। आगे है गोल्डन डक। गोल्डन डक क्या होता है क्रिकेट में? तो जब कोई खिलाड़ी अपनी पारी के दौरान पहली ही गेंद पर आउट हो जाता है तो उसे गोल्डन डक कहा जाता है। यानी गोल्डन डक जो शब्द है ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। बीमर शब्द का संबंध भी क्रिकेट से है। टू कलर्स किसके आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है टू कलर्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया। प्रेसिडेंशियल कप, ईरानी ट्रॉफी, बेंसन एंड हेजिस ट्रॉफी सभी क्रिकेट से संबंधित है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ब्रज प्रहार 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत और जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार 2023 हुआ। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रज प्रहार 2023 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों का एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया।
यही उमरोई, जहां मेघालय का एकमात्र हवाई अड्डा है। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसे गरुड़ शक्ति कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच होता है जिसे संप्रति युद्धाभ्यास कहते हैं। भारत और जापान के बीच जो होता है उसे धर्म गार्जियन के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सतलज नदी में कौन सा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? ऑप्शन ए है मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी टाइटलम, ऑप्शन सी पोटास और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी टाइटलम। टाइटलम अभी सतलज नदी में खोजा गया एक दुर्लभ तत्व है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइटलम की खोज हाल ही में सतलज में की गई, यानी सतलज नदी में की गई। टाइटलम एक दुर्लभ धात्विक तत्व है जिसकी विशेषता इसकी परमाणु संख्या 73 है। टाइटलम की परमाणु संख्या कितना है? 73 है, जो एक तत्व एक परमाणु के भीतर प्रोटॉन की गिनती को दर्शाता है। भूरे रंग, काफी वजन और असाधारण कठोरता के साथ टाइटलम वर्तमान में विभिन्न अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातुओं में से एक है। ठीक है, तो ये था टाइटलम के बारे में कुछ पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। गेनीमेड, कैलिस्टो और यूटोपा किस ग्रह के चंद्रमा हैं, यानी किनके उपग्रह हैं? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति के सभी उपग्रह हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा जुपिटर यानी बृहस्पति पर आईसी मून्स एक्सप्लोरर JUIC जांच बृहस्पति की ओर बढ़ने के लिए पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से दोहरे गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करके इतिहास बनाने के लिए तैयार है। यानी कि ये आपको एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया है ESA के द्वारा। इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान है न केवल गैस विशाल बृहस्पति का अध्ययन करने के मिशन पर, बल्कि महासागरों की क्षमता वाले इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं जैसे गेनीमेड, कैलिस्टो और यूटोपा का भी अध्ययन करेगा। यानी जो आपको आईसी मून्स एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान भेजा गया है वो बृहस्पति ग्रह के साथ साथ उनके जो उपग्रह हैं गेनीमेड, कैलिस्टो और यूटोपा, इनका भी अध्ययन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बताया गया सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए ग्रह हैं। जैसे सूर्य के आगे कौन है? तो सबसे नज़दीक में सूर्य से नज़दीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बढ़ते हुए क्रम में सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे दूरी में नेपच्यून है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस संस्था ने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अभी हाल ही में 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इसमें बताया गया कि वैश्विक तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि पेरिस समझौते द्वारा स्थापित किया गया था। 2 डिग्री सेल्सियस उसको पार कर जाएगा। ठीक है, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया की राजधानी वहाँ है। इनके प्रमुख कौन है? तो इंगर एंडरसन है जो कि डेनमार्क के हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी ब्रजयान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हीनयान, यानी बौद्ध धर्म में जो हीनयान मानते हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो लोग बुद्ध के सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हैं और
ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं यानी नहीं मानते हैं, उन्हें लघु वाहन या हीनयान कहते हैं। हीनयान का ही दूसरा नाम है लघु वाहन के अनुयायियों के रूप में जाना जाता है, यानी हीनयान के अनुयायियों के रूप में जाना जाता है। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। जो हीनयान के लोग हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और न ही इसके अनुयायी यह मानते हैं कि बुद्ध भगवान थे, और ये भी नहीं मानते हैं कि बुद्ध एक भगवान थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्टिकल फाइबर तकनीक भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है आपका बर्नौली के सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का गति का नियम, ऑप्शन सी प्रकाश की कुल आंतरिक प्रतिबिंब और ऑप्शन डी है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। यह ऊर्जा की नगण्य हानि यानी बिल्कुल हानि नहीं करती है, नगण्य हानि के साथ प्रकाश संकेतों को, जो प्रकाश का संकेत होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित करने में मदद करता है, जिससे तांबे के केबलों की तुलना में अधिक संकेतों को ले जाने में सक्षम होता है। तो मतलब प्रकाश की कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक खोज सीवी रमन द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अणुओं द्वारा प्रकाश की अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ऑप्शन बी अतिचालकता, ऑप्शन डी नियंत्रित परमाणु विखंडन और ऑप्शन डी साइक्लोट्रॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। देखते हैं क्वेश्चन संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीवी रमन ने 1928 में अणुओं द्वारा प्रकाश की अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन की खोज की, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय विज्ञानी यानी वैज्ञानिक थे। सीवी रमन को भारत रत्न का भी पुरस्कार मिल चुका है, यानी सम्मानित हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की सबसे छोटी और हल्की हड्डी स्टेप्स किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गर्दन और ऑप्शन सी डी है हाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कान। यानी स्टेप्स कहां पर स्थित रहता है? तो कान के पास, कान में स्थित रहता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, जबकि एक नवजात शिशु होते हैं उसमें टोटल 300 हड्डियां होती है। शिशु के बड़े होने पर 94 हड्डी जुड़ती है, ठीक है, तभी हो जाता है 94, 300 में 94 घटता है तो 206 बच जाते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 29 होते हैं। मनुष्य के चेहरे यानी फेस पर 14 हड्डी से मिलकर बना होता है मनुष्य का फेस यानी चेहरा। सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी फीमर होते हैं, जो कि जांघ में पाए जाते हैं, यानी जांघ की हड्डी भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी मध्य कान में यानी कान के बीच में स्टेप्स या रकाब हड्डी है, यानी स्टेप्स को ही रकाब हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है पीला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाल में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में अधिकतम तथा पीले रंग में न्यूनतम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाल रंग जो है और नीला रंग अवशोषित हो जाता है। ठीक है, लाल और नीला अवशोषित हो जाता है और अधिकांश हरा प्रकाश परिवर्तित हो जाता है, इसलिए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है इटली में और ऑप्शन डी जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिनेवा में स्थित है
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, यानी कि 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिका इस संगठन से अलग हो गया क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन की पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था। यानी बोला गया था अमेरिका के द्वारा कि आप चीन का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूं संगठन से। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ये था क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हाँ, और इस क्वेश्चन की इस क्लास की जो PDF है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप रिवीजन के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।